हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से आदिकाल को देखेंगे। और बात करें आदिकाल की तो सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल की पूर्व पीठिका। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय जो है आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की ही सीरीज मिलेगी। तो अगर आप उनकी पुस्तक आपके पास है और अभी तक आपने उस पुस्तक को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ साथ आप अपनी पुस्तक को भी कंप्लीट करेंगे। और हाँ, साथ ही साथ मैं इस पुस्तक को याद भी कराने का प्रयास करूंगी ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें याद भी होती चलें। तो चलिए, वो चीज़ तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आइए देखते हैं आदिकाल की पूर्व पीठिका। तो सबसे पहले आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये शुक्ल जी के द्वारा सारे कथन दिए गए हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो कथन है वो है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। प्रश्न बनता है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कथन है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, ये इसका जो समय है वो संवत 1050 से लेकर 1375। कल मैंने जो है ये जो काल विभाजन है इसके बारे में कल मैंने पूरा पढ़ाया था कि किसके अनुसार कैसे जो है विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का। ठीक है, सभी ने अपने अपने अनुसार किया है। अगर किसी ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे जो हिंदी साहित्य के नामकरण और कालखंड वाली वीडियो है, कालखंड वाली जो प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां से जाके उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, तो ये लाइन आपको मैंने कल ही पढ़ाई थी। खैर, यहाँ पे कथन के रूप में पूछा है और कहते हैं कि अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये शुक्ल जी के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिएगा, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। तो आप जानते हैं, इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है, यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। कल की क्लास में मैंने इसके बारे में भी पढ़ाया है और इसके पहले भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। मैंने उसमें डाला है, जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करके शायद उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब उसमें 4 या 5 वीडियो होगी, आप जाके वहाँ पे देखेंगे। मैंने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, हर काल के नामकरण को बताया है और प्रयास यही किया है कि आप उनके नामकरण को अच्छे से याद कर लीजिए। तो आप वहाँ से भी जाके वो वाली पूरी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या है, हम आदिकाल पढ़ रहे हैं और ये कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। अब बाकी ये जो कथन है, इस कथन को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये भी प्रश्न कई बार बना है, ध्यान रखिएगा। जो अपभ्रंश नाम है, ये अगर बात की जाए पहले कहाँ पाया गया था, तो अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, कौन से थे? द्वितीय थे, धारसेन द्वितीय थे, इनके शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन, इनके पिता का नाम क्या था? गुहसेन था, विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये कहते हैं जो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय हैं, इन्हीं के शिलालेखों में अपभ्रंश नाम मिलता है पहली बार, और इन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि किसने कहा है और किसको कहा है? तो धारसेन द्वितीय ने कहा है अपने पिता गुहसेन को। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला है सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। कहते हैं सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी का था। तो कहते हैं पुरानी हिंदी व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है ये सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश और ब्रज, साथ ही साथ कहते हैं अर्थात, मतलब सौरसेनी में ही आते हैं ना, सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी का था। नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये लाइन जो है विद्यापति के विषय में कही गई है, लेकिन कहा किसने है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ध्यान रखिएगा, इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे लिखा है आध्यात्मिक रंग के चश्मे। चश्मे शब्द को पकड़िएगा। देखिए, जो लोग बहुत पढ़ाई में ज़्यादा भिड़े रहते हैं कह सकते हैं, या बहुत उनका मतलब पढ़ाई में ही इंटरेस्ट रहता है, अक्सर क्या होता है उन लोगों को चश्मे लग जाते हैं। आपने देखा होगा जब लोग चश्मा लगाए रहते हैं तो लोग बोलते हैं लगता है बहुत पढ़वैया बच्चा है, ऐसा बोला जाता है ना। तो चश्मे से यानी कि विद्या, उसने ज़्यादा विद्या ग्रहण की है, तो विद्या से हो जाएगा विद्यापति। और क्यों? तभी इनको चश्मे लगे, इन्होंने ज़्यादा विद्या ग्रहण की इसलिए चश्मे लग गए। और ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। कहा शुक्ल जी ने है, लेकिन कहा किसके संदर्भ में है? विद्यापति के। कभी कभी ये कथन दे देता है और पूछता है शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में ये बात कही है, तो विद्यापति के संदर्भ में कही है। और कभी कभी विद्यापति को देता है और पूछता है किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं जो कि आदिकाल से ली गई हैं। इन पंक्तियों को हम देखते हैं। सबसे पहली पंक्ति है जोजड़ सासड़ भासियऊ शोभई कहयड़ सारू और जो पालई सई भाव करी सोसरी पावई पारू। ये जो पंक्ति है ये देवसेन के द्वारा कही गई है और देवसेन की रचना है श्रावकाचार, उसमें ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे कि अगर ये पंक्ति आ गई तो हमें याद कैसे रहेगा? ये देवसेन की पंक्ति है। इसमें आपको कुछ शब्दों को पकड़ना है, जैसे यहाँ पे लिखा है सासड़, ठीक है, सासड़ भासियो, इसको आप कनेक्ट कीजिएगा। जैसे आप लोगों के घर में भी सास और बहू होंगे, ठीक है, सभी के घर में होते हैं। तो जब सास और बहू में लड़ाई हो जाती है और सास जो है बहू के बारे में कुछ भला बुरा कहती है, तो बहू तो सुनेगी नहीं। बेटे से शिकायत करने गई तो बेटा भी नहीं सुना, वो भी अपनी जो है पत्नी के साइड हो गया। तो सास जो है वो भाषण, अब जो उनके मन में खलबली मची है उस भाषण को, भाषियों लिखा है ना, तो भाषियों को बना लीजिए भाषण। उस भाषण को वो किससे कहेंगी? तो ले दे के अब किसके पास जा ही सकती हैं जब कोई सुनने वाला नहीं है, तो जाएंगी अपने देव के पास, अपने देव के पास यानी अपने पति के पास, ठीक है। अपने पति के पास जाके कहेंगी
कि जो है बहू ने ऐसा किया, बहू ने वैसा किया। अपने देव, अपने श्री देव, श्री से मतलब जो है श्रावकाचार हो जाएगा और देव से हो जाएगा मतलब देव से हो जाएगा देवसेन। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। जहां भी आपको सासड़ भाषियों लिखिएगा तुरंत दिखेगा, तुरंत समझिएगा कि सास जो है अब अपना भाषण किसको सुनाएंगी जब कोई नहीं सुन रहा है, तो अपने देव के पास जाएंगी अर्थात देवसेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं और याद भी हो जाएगा। अगली पंक्ति है, पंडिये सल सत्य बखाड़ई देहि रुद्र बसंत न जाड़ई अमड़ा गमड़ तेन विखंडिय तोवे लच्चई भड़ई है पंडई। तो ये जो पंक्ति है ये सरहपा के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, आप यहाँ पे देखिए पंडिय शब्द आया है, यहाँ पे भी पंडिय शब्द आया है, शुरुआत भी पंडित से हो रहा है, अंत भी पंडित से हो रहा है, तो समझ लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है सरहपा। तो देखिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जो भी ट्रिक यहाँ पे बनाई जाती है वो जो है बस याद कराने के परिप्रेक्ष्य से बनाई जाती है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो कोई अपने ऊपर इस चीज़ को नहीं लेगा, ना यहाँ पे जातिवाद कोई चल रहा है। बस हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और चीज़ों को एक चीज दूसरे से कनेक्ट करके बस याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है सरहपा, और सरहपा से आप लेंगे सर। तो कहते हैं जो पंडित लोग होते हैं, पंडित लोग, वो लोग हमेशा सर पे सवार रहते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा सर पे पंडित लोग सवार रहते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। जब भी कोई काम होगा भैया पंडित को बुलाओ, शादी हो गया, शादी ब्याह हो गया, मुंडन हो गया, कोई भी कार्यक्रम हुआ, पंडित को बुलाओ और पंडित लोग जो है भाई हमें इतना दक्षिणा चाहिए, इतना दक्षिणा चाहिए, तो हमेशा सर पे सवार रहते हैं दक्षिणा लेने के लिए। तो याद हो जाएगा, पंडिये पंडिये दोनों में आया है, स्टार्टिंग में भी अंत में भी सर पे सवार यानी कि सरहपा। अगला देखिएगा, जहिमन पवन न संचरई रविशसि नाहि पवेश तहि व चित्त विसाम करो सरेहे कहिए उवेश। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंक्ति जो है आपकी सरहपा की है। कैसे कनेक्ट करेंगे इनको? देखिए यहाँ पे लिखा है सरहपा, ठीक है, यहाँ से सर ले लीजिए और यहाँ लिखा है सरेहे। यहाँ पे भी सर अगर देखा जाए तो ए और हे को हटा दे तो सर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सर है, तो सरेहे सरहपा। कुछ शब्दों को आप पकड़िएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो पंक्तियां होती हैं और आदिकाल के शब्द ऐसे होते हैं जल्दी याद होते नहीं हैं, तो इनके कुछ शब्दों को आप पकड़िए और जो है उनको कनेक्ट कीजिए ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो आप गलत ना कर पाए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है, घोर अधारे चंद्रमणि जिमि उज्जो करे परम महासुह एषु कड़े दुरीय अशेय हरे। ये पंक्ति जो है ये भी सरहपा के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अब जो है इस पंक्ति को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे ये जो चंद्रमणि आया है, चंद्रमणि, तो आप जानते हैं चंद जो होता है, चंद जो होता है वो कहाँ पर होता है? सर पे ही तो चंद लगाया जाता है। चंद हमारे सर पे ही होता है। शिव जी के सर के पास देखिए ऐसे चांद बना होता है ना, और इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं चंद्रमणि से। चंद्र जो होता है वो हमारे सर पर होता है यानी कि सरहपा। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका का तरवर पंच विड़ाल। ये पंक्ति है लुइपा की, और दूसरी पंक्ति है भाव न होई अभावड़ जाई। ये भी पंक्ति लुइपा की है। अब इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ पहले पढ़ लिया, फिर आपको ट्रिक बताती हूँ इसकी। तो दोनों को एक साथ याद करेंगे क्योंकि दोनों के लेखक जो हैं एक ही हैं दोनों पंक्तियों के। तो यहाँ पे का शब्द को पकड़िएगा, यहाँ पे भावना होई। ठीक है, जैसे का कहते हैं का तरवर पंच विड़ाल, का को बना लीजिए कौवा, कौवा जो है लुइपा को बना लीजिए लोई, लोई जो होती है आटे की लोई। तो कनेक्ट कर लीजिए कि कौवा लोई लेकर भग गया। जैसे आपने देखा होगा गांव में, अभी तो बहुत कम हो गया, अब तो गैस चूल्हा सभी के पास हो गया सिलेंडर, नहीं तो पहले क्या होता था चूल वगैरह पे खाना बनता था। तो मिट्टी का घर है, बाहर कहीं चूल बना हुआ है, ठीक है, तो छप्पर ऊपर रहता, वहां पे चूल बना रहता है। तो क्या करते हैं लोग वहां पे, जैसे सुबह के टाइम में रोटी वोटी बना रही हैं महिलाएं, तो लोई वोई काट के रखी रहती हैं, तो कौवा ववा सुबह में उड़ ज्यादातर इधर से उधर बैठते हैं पेड़ों पे।
तो क्या करते थे, आते थे लोई वोई लेके भाग जाते थे, जूठा कर देते थे उसको, इधर उधर गिरा देते थे, मतलब उठा के लेके गए, फिर थोड़े दूर बाद जाके वहाँ पे छोड़ देंगे, थोड़ी दूरी पे। तो वहां से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कौवा जो है लोई है ना, तो कौवा लोई लेकर भाग गया, और जब लोई लेकर भाग गया तो भाव न होई अभावड़ जाई। तो जब लोई लेकर चला गया तो अब उस लोई को अगर वो कहीं पे गिराता भी है तो क्या उस लोई का कोई महत्व रह जाएगा? क्या आप उस लोई से कभी फिर रोटी बनाएंगी? तो आप कहेंगे नहीं, इसने तो पूरी लोई खराब कर दी। यानी कि अब उस लोई का कोई भाव नहीं रह गया, कोई महत्व नहीं रह गया। जब तक वो लोई आपके थाली में थी तब तक उस लोई का महत्व था, आप रोटी बनाते, लेकिन जब उस लोई को लेके कौवा चला गया और उसको नोच नाच के गिरा दिया तो उस लोई का कोई भाव नहीं रह गया। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कौवा तरवर पंच बिड़ाल, कौवा लोई लेकर चला गया, भाव न होई अभावड़ जाई, भाव ना होई यानी कि उस लोई का कोई भाव ना रह गया। ठीक है, लुईपा कनेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है सहजे थर करी वारुड़ी साध, सहजे थर करी वारुड़ी साध। अब यहाँ पे देखिए वारुड़ी शब्द आया है, तो यहाँ पे है वारुड़ी और ये जो पंक्ति है ये है विरूपा की। तो वारुड़ी विरूपा मिलता जुलता है, इसको आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। वारुड़ी है और वारुड़ी जो है ये विरूपा की पंक्ति है, सेम सेम है, कनेक्ट हो जाएगा। आगे है एकड़ किज्जई मंत्रण तंत्र। ये पंक्ति किसकी है? ये कड़हपा की पंक्ति है। तो यहाँ पे लिखा है मंत्रण तंत्र। अब यहाँ पे मंत्रण तंत्र को पकड़िएगा और कड़हपा को बना लीजिए कान। ये बताइए, जब मंत्रों का उच्चारण कहीं पे होता है, कहीं पे मंत्र तंत्र पढ़े जाते हैं, तो आप कैसे जानते हैं? जब आप कानों से अपने सुनते हैं उन मंत्रों का उच्चारण, तभी तो आप समझते हैं कि यहाँ पे भाई मंत्र पढ़े जा रहे हैं, है कि नहीं? तो मंत्रण तंत्र कैसे आप जाने कि यहाँ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है? अपने कानों से हमने सुना, तो मंत्रण तंत्र कान से सुने, यानी कि कड़हपा की पंक्ति हो गई, कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, सदगुरु पाई पै जाइब पुरु जड़ उरा। ये पंक्ति किसकी है? ये भी कड़हपा की पंक्ति है। अब इन्हें कैसे ध्यान रखेंगे? यहाँ पे लिखा है हालो डोंबी, हालो डोंबी, ये कड़हपा की है। देखिए आजकल क्या होता है, आप लोग सभी फोन यूज करते हैं और इस समय भी आप लोग फोन में ही देख रहे हैं मुझे। तो अगर इस पे कॉल आ जाए, मेरी वीडियो चल रही है और सोचिए किसी की कॉल आ गई, तो आप फोन रिसीव करके क्या बोलेंगे? हालो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हालो। तो हालो कब बोलते हैं? जब आप फोन कान के पास लगाते हैं, है कि नहीं? तो हालो बोलते हैं कान के पास फोन लगाकर। कान से हो जाएगा कड़हपा और हालो से हालो डोंबी। ठीक है, तो हालो डोंबी दिखेगा तो तुरंत जो है कनेक्ट कीजिएगा कि अरे हालो तो हम कान के पास जब फोन ले जाते हैं तब बोलते हैं। तो ये कड़हपा की हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारिया, ये पहली पंक्ति है, ये है हेमचंद्र की पंक्ति। कहते हैं हे भगवान, भला हुआ जो ये मारा गया। अगर ये युद्ध भूमि से पीठ दिखा के वापस चला आया होता तो ये हमारे लिए बहुत जो है दुख की बात होती, लेकिन हे भगवान, अच्छा हुआ, हे से हो जाएगा हेमचंद्र, हे भगवान भला हुआ जो ये मारा गया वहीं पर। तो भला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद्र की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पिय संगम को निदड़ी, पिय संगम को निदड़ी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी किसकी है? हेमचंद्र की पंक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दूसरी पंक्ति है गंगा जमुना, अगली पंक्ति है गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, ये पंक्ति है डोंभिपा की। अब यहाँ पे आपको पकड़ना है गंगा और जमुना, जमुना को बना लीजिए जमुना। देखिए जब कोई गंगा गंगा जी के पास जाता है, गंगा जमुना, तो क्या कहते हैं? भैया अगर गंगा जी जा रहे हैं आप, ठीक है, तो डुबकी लगा के आना, कहते हैं कि नहीं? भैया आप जा रहे हो गंगा नदी के दर्शन करने, तो पक्का डुबकी लगा के आइएगा। तो गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, तो गंगा जमुना गए हो तो डुबकी लगा के आना, डुबकी से हो जाएगा डोंभिपा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, होई जाई सो बाह नाड़िया, ये पंक्ति किसकी है? ये कड़हपा की है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखिएगा, नगर बाहिरे, बाहिरे लिखा है ना,
अगर बाहिरे को आप बना लीजिए बहिरे, बहिरे यानी कि बहरा। अब बताइए इंसान बहरा किससे होता है? कान से होता है, आँख से होता है, नाक से होता है, मुंह से होता है। तो आप कहेंगे बहरा तो इंसान कान से होता है, तो बहिरे कान, कान यानी कि कड़हपा। कनेक्ट हो गया, तो ये कड़हपा की पंक्ति हो गई। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है झिमि लोड़ बिलज जई पाड़ी एहि तिमि धरड़ी लई चित्त। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कड़हपा की पंक्ति है। यहाँ पे आप कौन से शब्द को पकड़ेंगे? यहाँ पे लिखा है झिमि लोड़, झिमि लोड़। देखिए झिमि को बना लीजिए जिम। कहते हैं जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनका जो हाथ होता है वो लोहे जैसा हो जाता है, और वो अगर एक हाथ आपके कान के नीचे लगा दिए तो आपका कान क्या होगा? सुन्न पड़ जाएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, बहुत तेज चोट लगती है। तो यहाँ पे झिमि लोड़, झिमि लोड़ यानी कि जो लोग जिम ज्वाइन किए हैं, यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा, जिम ज्वाइन किए होते हैं, अगर वो लोग एक हाथ भी आपके कान के नीचे बजा दिए ना तो आपका कान एकदम सुन्न पड़ जाएगा। कान यानी कि कड़हपा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पंक्ति है देसिल बयना सबजन मिठा ते तैसन जपऊं अब हट्टा। ये पंक्ति किसकी है? ये विद्यापति की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। और इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है देसिल बयना सबजन मिठा, है विद्यापति की। देखिए जिसको विद्या की प्राप्ति हो जाती है वो व्यक्ति बड़ा मीठा मीठा बोलता है। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपको भी पता है कि आपको कैसे शब्दों का उच्चारण करना है। तो जिनके पास जब विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो वो लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, और उनकी बातों से ही हमें पता चल जाता है कि बहुत सुलझा हुआ इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। जब कोई थोड़ा सा अजीब तरीके से बात करता है तो क्या कहते हैं? यार इसके पास बुद्धि उद्धि नहीं है क्या? दिमाग नहीं है क्या? कैसे ये बात कर रहा है? और जब कोई बहुत अच्छे से मीठा मीठा बोलता है तो कहते हैं इसको बहुत अच्छी जानकारी है, लगता पढ़ने में बहुत अच्छा है कि नहीं? तो जब विद्या की प्राप्ति होती है या फिर जिसके पास विद्या अधिक होती है वो लोग जन्म लोग, ठीक है, लोगों से मीठा मीठा बोलते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है हिंदू बोले दुरहि निकार छोटे तरुका भवकी मार। तो ये पंक्ति जो है ये भी विद्यापति की पंक्ति है, और किससे ली गई है? उनकी जो रचना है कीर्तिलता, उससे ली गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो लिखा है छोटे तरुका भभकी मार। देखिए जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर थोड़ी सी भी विद्या की प्राप्ति हो गई वो ज़्यादा उछलने लगते हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोगों के पास थोड़े से पैसे क्या आ जाते हैं, लोग ज़्यादा भड़कने लगते हैं, अपने आप को अमीर समझने लगते हैं कि अब तो जो है मैं ही सबसे बड़ा यहाँ का राजा हूँ, मैं ही करोड़पति हूँ, भले ही वो और लोगों के सामने अभी बहुत छोटा हो। तो ऐसे ही इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो जिनके पास थोड़ी सी भी विद्या की प्राप्ति हो जाती है वो लोग ज़्यादा भपकी मारते हैं, दिखाते हैं कि मेरे से ज़्यादा विद्या किसी को नहीं आती है। छोटे तरुका भभकी मार, तो ऐसे कनेक्ट करिएगा, जब विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो वही जो छोटे लोग हैं वो इतना भपकी मारते हैं जैसा लगता है कि इनको कितनी विद्या आ गई है, वो लोग ज़्यादा उछलते हैं। कनेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है मनहु कला ससभान कला 1600 बन्निए विगसी कमल श्रृंग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिए। ये पंक्ति किसकी है? पृथ्वीराज रासो से ली गई है, जो चंद्रबरदाई है उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, उसी से ये पंक्ति ली गई है। मनहु कला ससभान कला, ये पंक्ति इतनी बार पूछी गई है कि आपको याद होगी। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्निए, ये चंद्रबरदाई की पंक्ति है, पृथ्वीराज रासो से ली गई है। अगली पंक्ति है बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहोदिस। ये किसकी है? ये पृथ्वीराज रासो की है। तो यहाँ पे आया है, देखिए निशान रान चौहान, यहाँ पे चौहान शब्द को पकड़िएगा। हाँ, तो चौहान से यानी कि जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज रासो से, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। निशान रान चौहान यानी कि, और विजय घोर, यहाँ के युद्ध वगैरह की बातें हो रही हैं, तो आप यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। ठीक है, आगे देखिएगा उटिट उटिट, नेक्स्ट है उटिट राज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज आया ही है, तो पृथ्वीराज अगर आया है
तो आप यहाँ से समझ जाएंगे ये पृथ्वीराज से ली गई है, पृथ्वीराज रासो से। तो ये दोनों समझ में आ गया। चौहान से आप कनेक्ट कर लीजिएगा पृथ्वीराज चौहान को, और उससे याद हो जाएगा पृथ्वीराज रासो से ली गई है, और यहाँ पे पृथ्वीराज आया ही है तो ये पृथ्वीराज रासो की है। अगली जो पंक्ति है वो है 12 बरिस लय कुकर जिए और 13 लौ जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति है जगनिक की, सभी को याद होगी। अगर नहीं याद है तो कैसे याद करेंगे? देखिए, कुकर जिए, कुकर को बना लीजिए जो आपके घर पे कुकर जिसमें खाना बनता है। तो आप सोचिए अगर आप बहुत नींद में सो रहे हैं और कुकर में जैसे ही सीटी लगेगी तो आप क्या करेंगे? जग जाएंगे। अब सोचिए क्या होता है, कभी कभी बहुत घर में जैसे भैया लोग हैं, बहुत थके हुए आए रात में और सुबह में सुबह में काफ़ी लेट तक सो गए। अब सुबह में अब खाना वाना बनना शुरू हुआ, कुकर की सीटी बजी तो खूब गुस्सा करता है, यार इस सीटी ने तो मुझे जगा के रख दिया, मेरी नींद खराब थी। तो कुकर की जब सीटी बजती है तो अच्छा खासा इंसान भी जग जाता है, जग से जगने कनेक्ट हो गया। अगली पंक्ति है एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो की है। तो भाई एक थाल मोती से किसके पास भरा होगा? एक थाल मोती से पूरा भरा हुआ किसके पास होगा? जो अमीर व्यक्ति होगा उसी के पास होगा, गरीब लोगों के पास तो होगा नहीं। जो अमीर होंगे उन्हीं के पास जो है एक थाल मोती भर के होगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है एक नार ने अचरज किया। ये क्या है? ये भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। एक नार ने अचरज किया, और ये इनकी पहेलियां हैं सब, तो ये भी अमीर खुसरो की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद भी होगी। अगली है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो की है। कैसे याद रखेंगे? गोरी सोवे सेज पर। ये बताइए सेज पर कौन सोता है? नॉर्मल व्यक्ति सोता है? मिडिल क्लास फैमिली? नहीं, जो अमीर लोग होते हैं वही जो है सेज पर सोते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं सोता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है भाई वही जो है सेज पर सोते हैं। इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अगली पंक्ति है मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये भी पंक्ति अमीर खुसरो की है। यहाँ पे गुलाल शब्द आया हुआ है, ठीक है। अब गुलाल शब्द को आप कैसे याद रखेंगे? आप जानते हैं जब हम लोग होली खेलते हैं तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से कनेक्ट कर लीजिए। मिडिल क्लास फैमिली हो गई तो वो होली जब खेलती है, होली का जब समय आता है तो जब होली के त्योहार में होली खेलेगी तो कीचड़ से होली खेलेगी, मार रंग वंग घोर के होली खेलते हैं, खूब गाढ़े गाढ़े कलर लगा लेते हैं। तो ये मिडिल क्लास फैमिली की होली होती है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो भाई गुलाल से होली खेलते हैं। वो लोग गुलाल से होली खेलते हैं। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, वो लोग जब होली खेलते हैं तो वाइट वाइट ड्रेस पहने होते हैं और गुलाल से खेलेंगे, फिर अगले ही पल उनके सारे कपड़े साफ। तो अमीर लोग गुलाल से खेलते हैं, बाकी हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या करते हैं भैया? कलर से खेलते हैं। याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है जिहाल मिस्की मकुन तगाफुर दुराए नैना बनाए बतिया। ये किसकी पंक्ति है? ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। आपने एक गाना सुना होगा, ये उसी गाने पे है ये लाइन, और वो गाना बहुत अच्छा है। वो गाना है जिहाले मस्के मकुन बरंजिस बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। जिहाले मस्किम मकुन बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। इसी लाइन पे जो है ये गाना भी बना हुआ है। जिहाले मिस्की मकुन तगाफुर दुराए नैना बनाए बतिया। ये पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है। तो ये गाने पे जैसे वो गाना लिखा गया है उसी गाने पे आधारित ये वाली पंक्ति भी है। तो आप उससे कनेक्ट करके इस मतलब इस पंक्ति को आप याद भी रख सकते हैं। और भाई अगर ये गाना इतना फेमस हुआ है तो कैसे ये बहुत अमीर इंसान बन गया, आप इसको गाने से कनेक्ट कर लेंगे। तो भाई अब किसी का गाना अगर बहुत फेमस हो जाएगा तो वो तो अमीर हो ही गया ना। तो इससे ही याद हो जाएगा कि ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की है।
आगे देखिएगा अगली पंक्ति है, सरस वसंत समय भल पावली। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है और इनकी जो रचना है पदावली उससे ली गई है। इसमें आप कैसे कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे दिया है वसंत, ठीक है, और यहाँ पर है पावली। देखिए वा से वसंत, वा से विद्यापति, ठीक है, पावली पा से पावली, पा से पदावली, ठीक है, यहाँ पावली है, यहाँ पदावली है, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया, विद्यापति की है और उनकी किस रचना से है? पदावली से है। आगे देखिएगा और लास्ट पंक्ति है, काल कहल पिए साँझ हिरे, जाइब मई मारु देश। ये पंक्ति भी विद्यापति की है, उनकी रचना पदावली से ली गई है। कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें जो बात कही गई है, काल कहल पिए साँझ हिरे, ऐसा लग रहा है, पढ़ने में ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई पत्नी अपने पति से कह रही है कि मैंने काल यानी कि कल, काल कहल यानी कि कहे थे, कल कहे थे पिय साझियरे, अपने पिय से शाम को ही, जाइब मैं मारू देश, मैं जाऊंगी अपने, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मारे देश जाऊंगी। मैंने काल ही अपने पिय से साँझ में कहा था कि मैं मारू देश जाऊंगी। तो ये ऐसा लग रहा है पढ़ने में ना, एक पत्नी जो है अपने पति से ये बात कही, तो पति से कही यानी कि विद्यापति, एक पत्नी जो है अपने पति से ही तो कहेगी मैं मारू देश जाऊंगी, तो पति से कही, पहले पति से कहेगी, उसके बाद सास ससुर तक खबर जाती है, तो पति यानी कि विद्यापति। और बात करें किस रचना से ली गई है, तो पदावली से। तो ये सारी पंक्तियां जो है आदिकाल की यहीं पे समाप्त होती है और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम कल देखेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, साथ ही साथ अगर आपको पंक्तियां जो है अच्छे से याद हो गई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा क्या आपको मेरी ट्रिक पसंद आई या नहीं आई। और अगर पसंद आई है तो आप अपनी मन की बातों को हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो ट्रिक है वो आप लोगों तक जो है कनेक्ट कर पा रही है चीज़ों को कि नहीं कर पा रही है। नहीं तो मैं कुछ और बेहतर प्रयास करूं। और अगर आपको चीज़ें याद हो जा रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी दिखाइए ताकि मैंने ये जो छोटा सा चैनल शुरू किया है वो आगे चल के और भी लोगों तक मेरी जो ये वीडियो है वो पहुँचे और भी लोगों का भला हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।